times do you think you did that? I did so many times as I've had. 20? 120? Maybe 100. चार्ल्स शोभराज जिसे बोलने दिया तो वो किसी को भी फुसला ले। तो ये कहानी उस बिकिनी किलर की जिसने लड़कियों की हत्याएं की, जेल से भागने को खेल बना दिया। 66 साल की उम्र में अपने ही वकील की 22 साल की बेटी से शादी की। मार्च 1986 का महीना था, सर्दियां जाने को थीं और गर्मियों की शुरुआत हो रही थी। दिल्ली के 271 एकड़ में फैली तिहाड़ जेल में बंद कुछ कैदियों ने सुबह उठकर अचानक से देखा कि एक कोने में एक बिल्ली बेहोश पड़ी है। उस पर उसी रास्ते से गुजरने वाले किसी कर्मचारी की नज़र पड़ी तो उसने बिल्ली की देखभाल की, जिससे बिल्ली तीसरे दिन तक चलने फिरने भी लगी और चौथे दिन एकदम ठीक हो गई। उस समय इस बात को एक नॉर्मल सी बात समझकर इस पर किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब 16 मार्च सन 1986 को सरपेंट और बिकिनी किलर के नाम से मशहूर अपराधी चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल से फरार हुआ, तब पूरी जेल में उस दिन बिल्ली वाली बात को कोई बताते नहीं थक रहा था कि आखिर उस दिन बेहोश बिल्ली का माजरा क्या था। क्योंकि जेल से भागने की पिछली रात शोभराज ने जेल के गार्डों और आसपास के कैदियों को अपने बर्थडे की पार्टी दी थी और तभी मौके का फ़ायदा उठाकर पार्टी में खाने पीने के सामान में ड्रग्स मिलाकर सबको बेहोश किया और तिहाड़ के दरवाजे पर फ़ोटो खिंचाकर रफू चक्कर हो गया। और वह बिल्ली शोभराज की ही गिनी पिग थी जिस पर उस रात ड्रग्स को टेस्ट किया गया था। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो इस बार पिछले मौक़ों जैसी गलती इस बार नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बार जब डोज गलत होने की वजह से ईरान जाते हुए एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई थी। इसलिए यह वाकया फिर याद आया जब 21 दिसंबर को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने वहां की जेल में बंद शोभराज की रिहाई पर मुहर लगाई। चार्ल्स शोभराज नेपाल में एक अमेरिकी और एक कनाडाई नागरिक की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था और उस पर 10 देशों में कम से कम 20 हत्याओं के आरोप लगे थे। उसने भारत से लेकर नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, ग्रीस, हांगकांग, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में दलाली, चोरी, तस्करी और किडनैपिंग जैसे कई जघन्य अपराध किए। उसने वेस्टर्न कंट्रीज़ के पर्यटकों, खासकर लड़कियों को निशाना बनाया, उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनको लूटकर उनकी हत्या की और उनके पासपोर्टों से छेड़छाड़ करके उसके द्वारा अपनी कई नकली पहचानें बनाईं। वैसे तो चार्ल्स शोभराज अपना हुलिया बदलने में माहिर था, इसलिए वो दशकों तक एशिया का मोस्ट वांटेड मैन भी रहा और वहाँ के साइकोलॉजिस्ट ने तो उसे सीरियल किलर तक करार दिया। उससे मिलने वाले पत्रकारों ने तो उसे साइकोपैथ भी बताया। भले ही उसने अपनी जवानी में काफ़ी मज़े किए थे, लेकिन 78 की उम्र में उसकी आधी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही नजर आती है। और वहीं इस डरावने अतीत के बावजूद किसी भी मोड़ पर तमाम लड़कियों और महिलाओं की उसमें दिलचस्पी उसके लिए कभी भी कम नहीं हुई। वैसे तो उसका पूरा नाम चार्ल्स गुरुमुख शोभराज होतचंद भवनानी था और इस नाम की कहानी शुरू होती है दिनांक 6 अप्रैल सन 1944 से। वैसे तो शोभराज के पिता सिंधी हिंदुस्तानी थे जो कपड़ों के काम के सिलसिले में वियतनाम गए और उन्होंने वहाँ के साइगान शहर में एक दुकान खोली। इस शहर को आज हो ची मिन्ह के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में यह वह दौर था जब देश फ्रांस से आज़ाद होने के लिए जोर लगा रहा था। उसी समय चार्ल्स के पिता दुकान में काम करने वाली एक महिला असिस्टेंट के साथ रिलेशन में आ गए और जिससे चार्ल्स का जन्म हुआ। लेकिन उन दोनों का वो रिश्ता कभी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इसका फ़ायदा चार्ल्स को ज़रूर हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी उपनिवेश में पैदा होने की वजह से चार्ल्स को जन्म से ही फ्रांसीसी नागरिकता मिल गई। लेकिन बाद में उसकी मां ने वियतनाम में तैनात रहे एक फ्रांसीसी सेना के एक कर्मचारी से शादी कर ली। चार्ल्स से मिलने वाले पत्रकार हमेशा यही दावा करते हैं कि अक्सर उसकी बातों से यह झलकता था कि उसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा।
तो अब यहीं से शुरू होती है चार्ल्स की आपराधिक गतिविधियां। चार्ल्स अब पहली बार जेल गया सन 1963 में। तब उसकी उम्र महज 18 साल की थी और उसका पहला अपराध था फ्रांस की राजधानी पेरिस में किसी के घर में घुसकर चोरी करना, जिसके कारण वो पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। परंतु कुछ महीने के बाद में रिहा भी हो गया। लेकिन जेल में रहने के दौरान उसका वास्ता ऐसे ऐसे लोगों से हुआ कि जेल से निकलकर वह पेरिस के नामी गिरामी आपराधिक गैंग से जुड़ गया, जिसके चलते फिर क्या था, जनाब का नाम बड़ी बड़ी चोरियों में आने लगा। और पेरिस में ही उसे शांताल कॉम्पानियोन नाम की एक लड़की से प्यार हुआ। जिस दिन चार्ल्स ने शांताल कॉम्पानियोन को पार्क में प्रपोज किया और दोनों पार्क से निकल रहे थे, तभी पुलिस ने चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया। और वजह यह थी कि जिस बाइक से चार्ल्स पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, वह 2 दिन पहले ही चोरी की गई थी। चार्ल्स शोभराज पर लिखे गए बहुत से आर्टिकल और किताबों में यह बात खास तौर से दर्ज है कि वह अपराध की दुनिया में तो था और उसने कई सालों तक चोरियां की, लेकिन हत्याएं करने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब एशियाई देशों से उसका कायदे कानूनों से वास्ता पड़ा, खासकर थाईलैंड से। वैसे तो उससे पहले भी उसने अफगानिस्तान से भारत तक अपने कई कारनामे दर्ज किए। फिर क्या था, अब उसकी निगाह एशिया पर पड़ी और वह सन 1970 में भारत आया। इसी दौरान उसने ईरान और पाकिस्तान से चोरी की कारों को भारत में लाकर बेचा। वहीं साल 1971 में उसे गहनों की चोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर क्या था, जमानत मिलने पर वो वहां से फरार हो गया। ऐसा ही एक वाकया दिल्ली एयरपोर्ट का है। जब वह एक होटल से लूट करके मुंबई जा रहा था, तभी एयरपोर्ट पर कस्टम ने जांच के दौरान उसका बैग जब्त कर लिया। लेकिन चार्ल्स इतना शातिर था कि वो वहां से भी भाग निकला। उसकी एक ऐसी ही गिरफ्तारी ग्रीस में भी हुई थी, लेकिन चार्ल्स वहां से भी चकमा देकर जेल से फरार हो गया था। इन सभी चोरियों के दौरान उसकी गर्लफ्रेंड यानी चार्ल्स की पार्टनर शांताल कॉम्पानियोन भी उसके साथ थी। बाद में दोनों की एक बेटी भी हुई। लेकिन बेटी के जन्म के कुछ ही वक्त के बाद दोनों अफगानिस्तान में गिरफ्तार कर लिए गए। परंतु तब बच्ची इतनी छोटी थी कि उसे फ्रांस में शांताल कॉम्पानियोन के माता पिता के पास भेज दिया गया। लेकिन चार्ल्स यहां भी कहां रुकने वाला था और वो इस जेल से भी भाग गया और फ्रांस जाकर उसने अपनी ही बेटी को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें असफल रहा। फिर जब शांताल कॉम्पानियोन जेल से रिहा हुई तो वह अपनी बेटी को लेकर चार्ल्स की पहुंच से दूर अमेरिका चली गई। भारत में रहने के दौरान चार्ल्स की मुलाकात अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से हुई, मारी आंद्रे ले क्लार्क नाम की फ्रेंच कनेडियन नर्स, जो भारत घूमने आई थी। इसी बीच एक मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और साल 1975 में चार्ल्स शोभराज उसकी गर्लफ्रेंड मारी और अपने एक भारतीय साथी अजय चौधरी के साथ भारत से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचा। वहां पर जाकर वो अपने शिकार की तलाश में ज्यादातर पर्यटकों के साथ उठता बैठता और खुद को डायमंड का कारोबारी के तौर पर पेश करके ड्रग्स के शौकीनों से दोस्ती किया करता था। जब उसी साल अक्टूबर 1975 के महीने में थाईलैंड के पटाया शहर के तट पर बिकिनी पहने एक लड़की टेरेसा नोलेटन की अर्धनग्न लाश मिली और यह चार्ल्स शोभराज की पहली शिकार थी और यहीं से उसकी बिकनी किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो आगे चलकर बिकनी किलर के नाम से फेमस हुआ, क्योंकि वह पहले लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था और फिर उनसे संबंध बनाकर उनकी हत्या करके बिकनी में ही उनकी लाश फेंक दिया करता था। वैसे तो 60 और 70 का दशक हिप्पियों का दौर था। देखा जाए तो हिप्पियों की शुरुआत साल 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, जिसमें पश्चिमी देशों के तमाम लोग थोड़े से पैसे इकट्ठे करके और एक बैग पैक करके निकल पड़ते थे, यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट, जिसमें भारत और पूर्वी एशिया तक सफ़र किया जा रहा था। कोई नौजवान दुनिया एक्सप्लोर कर रहा था तो कोई खुद की खोज में निकला था। जहां कोई अध्यात्म में गोता लगा रहा था तो कोई धुएं के बादलों में उड़ रहा था।
उस समय तकनीक भी उतनी विकसित नहीं हुआ करती थी। अपनों से संपर्क ज़्यादातर चिट्ठी या पोस्टकार्ड के जरिए ही हो पाता था, जो कि हफ्तों बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते थे। चलन ऐसा था कि लोगों के यूं आने जाने पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया जाता था और कागजी कार्रवाई न के बराबर थी। यहाँ पर हिप्पी शब्द का मतलब है वह युवा व्यक्ति जो स्थापित समाज के रीति रिवाजों को अस्वीकार करता है और अहिंसक नैतिकता को सपोर्ट करता है, और हिप्पी शब्द की व्युत्पत्ति हिपस्टर शब्द से हुई है। उस समय थाईलैंड का हाल भी कोई इससे अलग नहीं था। तब तो ये आज के जितना फेमस या ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं था। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा हो और सही लोगों से कनेक्शन हो तो आपको कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं था, चाहे आप कुछ भी करो। यानी एक प्रकार से जंगल राज ही समझ लो। और इसी का फायदा चार्ल्स शोभराज को भी मिला। इसलिए ऐसे में कई युवा पर्यटक एक के बाद एक चार्ल्स का शिकार बनते गए। चार्ल्स उन्हें अपनी मीठी बातों से लुभाकर उन्हें ड्रग्स मुहैया कराता। कई मौक़ों पर तो उनकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर उन्हें लाचार करता, और फिर वही सिलसिला ड्रग्स, हत्या, लूट और भी बहुत कुछ। उसमें से कुछ को तो डुबोकर मारा गया, कुछ का गला घोंटा गया, कुछ को चाकू से मारा गया और कुछ को जिंदा ही जला दिया। जब बिकिनी पहने एक के बाद एक कई लड़कियों की लाशें मिलने लगीं, जिसकी वजह से सभी हत्याओं में कनेक्शन सेम दिखने लगे और उन सभी कनेक्शन के तार चार्ल्स तक पहुंचने लगे। लेकिन वो उसी समय थाईलैंड से भारत भाग आया, लेकिन अपनी आदतों और भरोसा जीतकर मार डालने के अपने हुनर के साथ। बातें बनाकर काम निकालने का हुनर तो उसके पास ऐसा था कि एक बार जब नेपाल में अरेस्ट किया गया तो चार्ल्स ने पुलिस को बताया कि वह तो नेदरलैंड्स का रहने वाला एक टीचर है, जबकि कुछ वक्त पहले ही उसने थाईलैंड में नेदरलैंड्स के एक टीचर की हत्या की थी। अब जुलाई सन 1976 में तो उसने दिल्ली में फ्रांस से आए इंजीनियरिंग के कई छात्रों को जबरन ड्रग्स देने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो होटल विक्रम में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन उस पर किसी की हत्या का जुर्म तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन चोरी और धोखाधड़ी के कई मामले साबित हुए। इस तरह महाराज 12 साल के लिए अंदर कर दिए गए। लेकिन मई 1982 में भारत की एक कोर्ट में चार्ल्स को साल 1976 को बनारस में एक इजरायली पर्यटक एलन जैकब की हत्या का दोषी करार दिया गया, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। लेकिन ऊपरी अदालत में अपील करने और एविडेंस के अभाव के चलते 1 साल बाद ही चार्ल्स को बरी भी कर दिया गया। चार्ल्स पर एक फ्रेंच नागरिक की हत्या का भी आरोप था, लेकिन वह भी कभी साबित नहीं हो पाया। चार्ल्स शोभराज को वैसे तो साल 1988 तक जेल में रहना था। वो 10 साल जेल में रहा भी, और ये उस समय तक उसका जेल में लगातार बिताया गया सबसे लंबा वक्त था। लेकिन 90 के दशक में थाईलैंड में सरकार की ओर से उसके प्रत्यर्पण की जोरदार मांग हो रही थी, क्योंकि वहां पर उस पे 6 लड़कियों समेत कई विदेशी नागरिकों की हत्याओं का मुकदमा चलना था, जिसमें एक तुर्की और एक अमेरिकी महिला की हत्या का मामला सबसे गर्म था। इसलिए साल 1985 में भारत सरकार भी थाईलैंड की गुजारिश पर चार्ल्स के प्रत्यर्पण के लिए राजी हो गई। चार्ल्स इस बात को भली भांति जानता था कि अगर थाईलैंड में उस पर जो केस चलेंगे और उनमें वो दोषी पाए जाने पर उसे मौत की सजा भी हो सकती है। फिर तभी सन 1986 में उसने तिहाड़ जेल में वह प्रपंच रचा जिसके बारे में आपने वीडियो में सबसे पहले सुना और देखा, यानी बेहोश बिल्ली, और वह तिहाड़ से फुर्र हो गया, वह भी तिहाड़ के गेट पर बाकायदा फोटो खिंचाकर। यह सीन आपको चार्ल्स शोभराज पर बनी हिंदी फिल्म मैं और चार्ल्स में भी देखने को मिलेगा, जिसमें जाने माने फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने चार्ल्स का रोल किया है। इस फिल्म के सिलसिले में रणदीप हुड्डा चार्ल्स से मिले भी थे जब वह नेपाल की जेल में बंद था। पर उन्होंने फिर उनसे मिलने का मौका मिला तकरीबन 10-1 मिनट।
तो तिहाड़ जैसी जेल से भागना ये अपने आप में एक सनसनीखेज बात थी। इस बात के चर्चे हांगकांग तक के अखबारों में थे, जिस पर एडिटोरियल लिखे जा रहे थे। देश भर की पुलिस सिर पर पांव रखे चार्ल्स शोभराज को खोज रही थी। 3 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद चार्ल्स गोवा के पणजी में ओकोकिरियो रेस्टोरेंट में पकड़ा गया, क्योंकि यह रेस्टोरेंट हिप्पियों के बीच काफी मशहूर था। गोवा में चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर मधुकर जेडे एक इंटरव्यू में कहते हैं कि चार्ल्स को हिप्पी, शराब और लड़कियां बहुत पसंद हैं, इसलिए मुझे 100% यकीन था कि वह वहां जरूर आएगा। चार्ल्स शोभराज जैसे ही वहां आया, वैसे ही इंस्पेक्टर जेडे ने उसे पहचाना और फिर पास जाकर उसे पीछे से पकड़कर कहा, हेलो चार्ल्स, हाउ आर यू। इंस्पेक्टर जेडे उसे पकड़ने के लिए खुद टूरिस्ट जैसे कपड़ों में पहुंचे थे, इसीलिए उनके पास हथकड़ी तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने वेटर से रस्सी मंगाकर चार्ल्स के हाथ बांधे। जेडे बताते हैं कि उन्होंने चार्ल्स को जीप में पीछे लिटाया और 2 पुलिस वालों से कहा कि मुंबई तक 11 घंटे की पूरी यात्रा के दौरान चार्ल्स के ऊपर बैठे रहें, क्योंकि बंधे हाथ और गिरफ्त में होने के बावजूद पुलिस को यह डर था कि कहीं चार्ल्स पहले की तरह चकमा देकर भाग न जाए। गोवा के उस रेस्टोरेंट में कुर्सी पर बैठे चार्ल्स शोभराज की मूर्ति आज भी वहां रखी हुई है। अब चार्ल्स दोबारा पकड़ में आया था, फिर क्या अदालती कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें उसकी सजा 10 साल और बढ़ गई। अब उसे 1988 के बदले सन 1997 तक जेल में रहना था और वह 97 तक जेल में रहा भी। ये इतना लंबा अरसा था कि तब तक थाईलैंड में उसे पकड़ने, उसके प्रत्यर्पण और केस चलाने की आवाजें भी ठंडी पड़ गई थीं। बाद में जानकारों ने यह भी दावा किया कि चार्ल्स 1986 में तिहाड़ से भागा ही इसीलिए था ताकि उसे थाईलैंड न भेज दिया जाए, और उसे पता था कि दोबारा पकड़े जाने पर उसे फरार होने की सजा भी सुनाई जाएगी। वहीं उधर थाईलैंड का कानून भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें अपराध दर्ज होने के 20 साल बाद सजा देने के प्रावधान उतने असरकारक नहीं रह जाते। साल 1997 में तिहाड़ से रिहा होकर चार्ल्स शोभराज फ्रांस चला गया और अगले 6 साल शांति से बीतते हैं, उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तब तक लोगों के जहन में भी उसके द्वारा किए गए कारनामों की याद भी धूमिल हो चुकी थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई लूट और हत्या नहीं की थी। लेकिन जिसकी जो आदत होती है वो उससे कभी भी बाज नहीं आता है, और साल 2003 में वह दोबारा नेपाल लौटता है। नेपाल, जहां उस पर 2 हत्याओं के आरोप हैं। नेपाल आने के बाद वह बार, पब, कसीनो और रेस्टोरेंट वगैरह में घूमता है, कई मीडिया वालों से भी मिलकर। कहता है कि वह नेपाली हैंडीक्राफ्ट और शॉल वगैरह का कारोबार करने यहाँ आया है। चार्ल्स हुलिया बदलने में तो माहिर पहले से ही था, इसीलिए उसकी हरकतों को देखकर लगता नहीं था कि उसे पहचाने जाने या पकड़े जाने की कोई फिक्र है। लेकिन बदकिस्मती से इस बार भी चार्ल्स नेपाल में गिरफ्तार होता है और 28 साल पुराना एक मामला खोला जाता है। वो मामला दिसंबर सन 1975 के नेपाल में अमेरिकी बैकपैकर कॉनवी जो ब्रॉन्जिक और कैनेडियन बैकपैकर लॉरें कार्रियर की हत्या का मामला था। उस समय चार्ल्स ने इन दोनों को चाकू से मारकर इनकी आधी जली हुई लाशें काठमांडू के बाहरी इलाके में फेंक दी थी। इसके अलावा उस पर फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करने का भी आरोप था, जो ऐसे जघन्य अपराधों के सामने बहुत छोटा लगता है। पकड़े जाने के अगले साल यानी अगस्त 2004 में चार्ल्स को ब्रॉन्जिक की हत्या का दोषी करार देकर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चार्ल्स की जिंदगी में यह पहला मौका था जब उसे हत्या के जुर्म में सजा सुनाई गई। चार्ल्स ने इसके खिलाफ अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में उसकी वो अपील खारिज कर दी, क्योंकि कैनेडियन नागरिक कैरियर की हत्या का मामला भक्तपुर की जिला अदालत में चल ही रहा था। फिर 2014 में कैरियर की हत्या के जुर्म में भी चार्ल्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल में उम्र कैद की सजा सिर्फ 20 साल की होती है।
अब यह सब देखकर और सुनकर अगर आपको लग रहा है कि चार्ल्स बूढ़ा हो चुका है और अब उसकी कहानी में कुछ भी दिलचस्प नहीं बचा है, तो आप गलत हो, क्योंकि अब सुनिए। साल 2008 में अपनी 66 साल की उम्र में एक हत्या की सज़ा काटते हुए और दूसरी हत्या का मुकदमा लड़ते हुए चार्ल्स ने 22 साल की निहिता बिस्वास से शादी की। और आपकी शादी के बाद हुआ था वो सब? Yeah, we know. We don't need to talk about that. Everyone has that in the YouTube. या आप जो पर्सनल बात है वो क्यों नहीं करना चाहती हैं? दुख की वजह से, पर्सनल की वजह से, क्या? Because आप लोग समझ नहीं पाते, आपकी समझ के शायद वो बाहर है। मैंने बहुत कोशिश की है। निहिता चार्ल्स की वकील शकुंतला थापा की बेटी थी, जो अपनी मां के साथ कभी कभी चार्ल्स से जेल में मिलने आया करती थी। उसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। शादी से पहले निहिता ने न्यूज़ एजेंसी एपी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने कहा था कि वह इतनी समझदार है कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद से ले सकती है और उसकी और चार्ल्स की उम्र में जो अंतर है वह उससे खुश है। Being 20, I am mature enough to decide my own things, and I know what I'm good in. They cannot call me inexperienced or something they have quoted as naive girl, but I would say that I'm quite impressed about how they. साल 2010 में जब चार्ल्स की अपील खारिज हुई, तब उसकी वकील यानी सास ने कहा कि यह फैसला अनुचित है और ये जज भ्रष्ट हैं। वहीं निहिता यानी चार्ल्स की पत्नी ने एक बार बयान दिया था कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम जजों के खिलाफ केस करेंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील करेंगे। उन्होंने यह बयान दिनांक 30 जुलाई 2010 को चार्ल्स शोभराज पर अंतिम फैसला आने के बाद न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसी बयान को लेकर नाराज नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने चार्ल्स शोभराज की पत्नी निहिता विश्वास और उसकी मां को न्यायिक अवमानना को लेकर अदालत में पेश होने को कहा। न्यायालय का यह निर्देश एडवोकेट राजन अधिकारी एंड शंता सेधई की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया। इन दोनों वकीलों ने शोभराज की पत्नी और उसकी सास पर अदालत की अवमानना करने का आरोप लगाया था, क्योंकि इन दोनों मां और बेटी ने बिकनी किलर के नाम से जाने जाने वाले चार्ल्स शोभराज की आजीवन कारावास की सजा को सर्वोच्च अदालत के बरकरार रखे जाने को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसलिए न्यायमूर्ति रामकुमार प्रसाद शाह की सिंगल बेंच ने पुलिस को आदेश दिया कि अगर आरोपियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार करके अदालत के समक्ष पेश किया जाए। और ऐसे ही दिन से महीने और महीनों से साल बीतते चले गए और लोग भी चार्ल्स शोभराज को भूल चुके थे। लेकिन तभी एक बार फिर नेपाल में हलचल तेज हुई, जब ब्रिटेन के 2 मीडिया संस्थानों ने चार्ल्स का इंटरव्यू करके उसकी रिपोर्ट छापी थी, जिसके चलते नेपाल में खूब हो हल्ला हुआ कि आखिर जेल में बंद चार्ल्स और विदेशी पत्रकारों के बीच संपर्क कैसे हुआ। परंतु चार्ल्स का अतीत देखते हुए जेल में रिश्वत देकर सुविधाएं हासिल करना, इसमें कोई रोचक की बात नजर नहीं आती है। इससे भी दिलचस्प बातें तो चार्ल्स ने मीडिया वालों से कही थीं कि जिसमें उसने ब्रिटानी अरबपति और वर्जिन ग्रुप के संस्थापक चार्ल्स ब्रैंसन से अपनी बायोपिक में पैसे लगाने और कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आने की बात कही थी। और उसने पत्रकारों को नेपाल आने का न्योता भी दिया था ताकि वे सब फ्लाइट से एक साथ वापस जा सकें। अब दिनांक 21 दिसंबर 2022 को नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तिलक श्रेष्ठ और जस्टिस सपना प्रधान मल्ला की साझा बेंच ने उम्र और सेहत के आधार पर चार्ल्स को रिहा करने का फैसला सुनाया और साथ ही कोर्ट ने चार्ल्स की रिहाई के 15 दिनों के भीतर उसे फ्रांस को प्रत्यर्पण करने का भी आदेश दिया है। नेपाल में इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ, लेकिन चार्ल्स को 23 दिसंबर 2022 को जेल से रिहा करके फ्रांस भेज दिया। लेखक रिचर्ड नेविल और जूली क्लार्क ने 70 के दशक में शोभराज से बातचीत के आधार पर एक किताब लिखी थी, ऑन द ट्रेल ऑफ द सर्पेंट, द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स शोभराज। यह किताब साल 1979 में लॉन्च हुई थी। किताब में लिखी बातों के अनुसार चार्ल्स ने उन दोनों से कई हत्याएं करने की बात स्वीकार की थी।
लेकिन सन 1976 के समय जब भारत में उसकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट कचहरी होने लगी तो चार्ल्स ने इस किताब में अपने हवाले से लिखी सभी बातों से साफ इनकार कर दिया, जिससे ये माना गया कि चार्ल्स को डर था कि इससे अदालत में उसका पक्ष कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि वह तो हमेशा से ही हर अदालत में खुद को बेगुनाह बताता आया है। परंतु चार्ल्स की जिंदगी देखते हुए जो एक बात पक्के तौर पर साबित होती है वो ये है कि वह बातें करके कुछ भी कर सकता था। जैसे कि अगर वो चाहे तो 7 समंदर पार रहने वाले लोगों का भरोसा जीतना हो, चाहे पुलिस की गिरफ्त से निकलना हो, चाहे पत्रकारों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करना हो, चाहे अपनी 66 की उम्र में 21 साल की लड़की को शादी के लिए राजी करना हो। भारत में सजा मिलने पर वह खुद को वेस्टर्न इंपीरियलिज्म यानी पश्चिमी साम्राज्यवाद का शिकार बताता है। नेपाल की जेल में रहने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए वह खुद को CIA का एजेंट बताता है जो तालिबान के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा है, और किताब में वह रिचर्ड और जूली से कहता है, जब तक मेरे पास लोगों से बात करने का मौका है तब तक मैं उन्हें बहला फुसला सकता हूं, क्योंकि बिल्ली एक बार फिर झोले से निकल आई है। तो ये थी चार्ल्स शोभराज के जन्म, बचपन और जवानी से लेकर बिकनी किलर बनने तक का सफ़र। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।